हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। सिविल प्रोसीजर कोड की सीरीज को ही हम कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका सेक्शंस में हमने बोला था कि सब्सटेंटिव पार्ट है और ऑर्डर्स में आपका प्रोसीजरल पार्ट है। बट ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसका सब्सटेंटिव पार्ट भी आपके सेक्शंस में दिया ऑर्डर में दिया गया है और प्रोसीजरल पार्ट भी ऑर्डर में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने एमके लीगल शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समरी प्रोसीजर। यानी कि जब भी आपके पैसों का जो लेन देन होता है, जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनके डिस्प्यूट को बहुत लेंथी ना बना करके, ताकि उनका डिसीजन स्पीडी ट्रायल में हो सके, उसमें बहुत ज़्यादा डिले ना हो। क्योंकि अगर कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस में अगर बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, पैसों के लेन देन में डिले हो जाएगा, तो लोगों के बिजनेस ठप पड़ जाएंगे। इसके लिए एक अच्छा प्रोविजन दिया गया है यहाँ पे, समरी प्रोसीजर। सीपीसी में ये ऑर्डर 37 समरी प्रोसीजर की बात करता है। जो समरी प्रोसीजर है, ये ऑर्डर 37 में टोटल 7 रूल में बना है, रूल 1 से लेके रूल 7 तक। तो आज हम बात करने वाले हैं समरी प्रोसीजर। ऑर्डर 37 समरी प्रोसीजर। एक बार हम इसके जो 7 रूल्स हैं उनको समझते हैं, फिर हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। देखिए, रूल 1 आपका क्या बताएगा। सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि जो सूट्स हैं वो किस कोर्ट में जाएंगे, यानी कि समरी प्रोसीजर वाले जो मुकदमे रहेंगे वो कौन से न्यायालय में जाएंगे, कौन से ऐसे वाद होंगे, कौन से ऐसे सूट्स होंगे जिनके ऊपर समरी प्रोसीजर हो सकेगा। भाई, हर एक सूट पे तो समरी प्रोसीजर नहीं हो सकता। दूसरा है कि उसका किस तरह से इंस्टीट्यूशन होगा। जैसे जनरली हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कहाँ देखा था, ऑर्डर 4 में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जहाँ पे आप डुप्लीकेट में प्लेंट देते हैं, वहाँ पे आपको सिविल सूट नंबर मिलता है। और आपका सेक्शन 26 इसके बारे में बात करता है। हम बात करें ऑर्डिनरी सूट की, लेकिन समरी सूट थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऑर्डिनरी सूट से। क्या क्या डिफरेंस होता है हम वो भी बात करेंगे। तो उसके इंस्टीट्यूशन का बारे में बात करेगा रूल 2। अब रूल 3 बात करेगा प्रोसीजर की, कि जो डिफेंडेंट है उसको किस प्रोसीजर में अपीयर होना है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, समरी सूट का बेसिक्स ये है कि यहाँ पे डिफेंडेंट को कोई डिफेंस करने का राइट नहीं होता है। मतलब विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट वो डिफेंस नहीं कर सकता है। उसे कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है कि सर मेरे पास एक गुड डिफेंस है, अच्छा डिफेंस है, और मुझे डिफेंस का मौका मिलना चाहिए, तभी उसको डिफेंस का मौका मिल सकता है। रूल 4 है कि भाई जो डिग्री आ जाती है समरी सूट में, उसकी पावर क्या है सेट असाइड करने की। रूल 5 है कि पावर टू ऑर्डर बिल एटसेट्रा टू बी डिपॉजिटेड विद द ऑफिसर ऑफ कोर्ट। और रूल 6 कहते हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट नोटिंग नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिसऑनर्ड बिल और नोट। और सातवां बात करेगा प्रोसीजर इन दी सूट्स की। तो ये 7 रूल हैं जिनको आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि देखिए समरी सूट है क्या। समरी सूट में आप जब स्पीडी ट्रायल के लिए समरी सूट होता है, स्पेशली ये आपकी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए, पैसों का जो लेन देन होता है उनके लिए, प्रोमिसरी नोट्स के लिए, जहाँ पे कुछ डिफेंडेंट के पास एक अच्छा डिफेंस नहीं होता है। सो भाई लिटिगेशन को के टाइम को मिनिमाइज करने के लिए समरी सूट का प्रोसीजर लाया गया है। यहाँ जब आप देते हैं कोर्ट में, सूट को इंस्टीट्यूट करते हैं, तो उसके ऊपर लिखा जाता है कि इट इज अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908, यानी कि ये समरी प्रोसीजर का सूट है। उसके बाद उसके सम्मन इशू होते हैं और उसके 10 डेज का टाइम मिलता है डिफेंडेंट को कोर्ट में ये देने के लिए, कोई एफिडेविट देता है कि मेरे पास फैक्ट्स हैं और मुझे डिफेंस का टाइम मिलना चाहिए। तो फिर कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द डिफेंडेंट कि वो उसको परमिशन दे या नहीं दे। इन्हीं सब बातों को आज डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में। आगे चलते हैं। देखिए, रूल 1 क्या कहता है। रूल 1 कहता है कि ऐसी कौन सी कोर्ट्स हैं और ऐसी कौन सी क्लास ऑफ सूट्स हैं जिन पे ये समरी प्रोसीजर लागू होगा। देखिए, सबसे पहले क्या कि कौन सी कोर्ट है, आपके हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट और कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। ये 3 तरह की कोर्ट्स हैं, 3 तरह के न्यायालय हैं जहां में समरी प्रोसीजर हो सकेगा। तो आप बोलेंगे बाकी बहुत सारे न्यायालय हैं, तो बाकी जितने कोर्ट हैं उनमें भी हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, जब हाई कोर्ट अपने किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उनको अपने रूल के द्वारा, जो हाई कोर्ट सेट ऑफ रूल बनाता है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए, वो उनको अलाउ कर दे कि ठीक है भाई, ये कोर्ट भी आपका
समरी प्रोसीजर ट्रायल ले सकता है। देन ओनली इट इज विद द प्रोवाइजो। आप मेरे एक्ट में पढ़ेंगे तो प्रोवाइजो लिखा होगा इसके नीचे कि हाई कोर्ट के द्वारा ही ऑथराइज करने के बाद कोई कोर्ट जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑथराइज कर देगा अपने सेट ऑफ रूल में, तभी वो समरी प्रोसीजर ले पाएगा। अदरवाइज हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज ही आपके समरी प्रोसीजर ले सकते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान दें। अभी चलते हैं हम सब रूल 2 पे। देखिए अब कौन से हमने बात कर ली कि कौन से कोर्ट में जाएगा। अभी हम यहाँ बात करेंगे कि क्लास ऑफ सूट कौन से होंगे, कौन से ऐसे सूट्स होंगे जिनमें समरी प्रोसीजर होगा। सूट्स अपॉन बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड प्रोमिसरी नोट्स, जो आपके बिल ऑफ एक्सचेंज से लेके हुंडीज से, प्रोमिसरी नोट से। सूट्स इन विच प्लेंटिफ सीक्स ओनली टू रिकवर अ डेट और लिक्विडेटेड डिमांड इन मनी पेएबल बाय डिपेंडेंट। भाई जहाँ कुछ पैसों का लेन देन हो कि जब मेरे पैसे दिला दो, ये इतने मेरे पैसे मैंने उसको दिए थे, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और ये विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट जैसा भी है आप मुझे मेरे पैसे दिला दो। उन केसेस में कहाँ पे, जब एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो, हमने बात की पैसों के लेन देन, कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई ऐसा इनेक्टमेंट हो जहाँ पे कोई ऐसा सम उसमें बताया गया हो कि वो अमाउंट फिक्स सम ऑफ द मनी उस नेचर ऑफ डेट में अदर देन दी पेनल्टी लेना है हमको, वो पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। ऑन अ गारंटी वेयर द क्लेम अगेंस्ट द प्रिंसिपल इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेट और लिक्विडेटेड डिमांड ओनली। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो पैसों के लेन देन से रिलेटेड है उन्हीं सूट्स पे जाएगा। तो रूल 1 में आपने देखा कौन से कोर्ट होंगे, आपके हाई कोर्ट्स, आपका सिटी सिविल कोर्ट और आपके जितने भी स्मॉल कोज कोर्ट है वो यहाँ पे आएंगे। और इनके अलावा जो दूसरे कोर्ट्स हैं, अगर हाई कोर्ट ने उनको अलाउ कर रखा है, उनको ऑथराइज कर रखा है अपने सेट ऑफ रूल्स में, अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो वो आएंगे। और सूट्स कौन से रहेंगे, जो पैसों के लेन देन के, बिल ऑफ एक्सचेंज के, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट्स के। अभी आ जाइए रूल 2 पे, इंस्टीट्यूशन ऑफ द समरी सूट। अभी ठीक है भाई, अभी तो आपने बात कर ली कि कौन से मुकदमे होंगे, कौन से ऐसे वाद होंगे जो समरी सूट में आएंगे। आपने कोर्ट्स की भी बात कर ली, कौन से कोर्ट में वो जाएंगे। भाई जाएंगे कैसे, इंस्टीट्यूशन की बात हम करेंगे। A suit to which this order applies may, if the plaintiff desire to proceed hereunder, be instituted presenting a plaint which shall contain। जब देखिए प्लेंटिफ ये चाहता है, ये प्लेंटिफ डिजायर करता है कि मैं अभी समरी सूट डालूंगा, समरी सूट, तो प्लेंटिफ क्या करेगा, एक अपना प्लेंट देगा वहां पे। और प्लेंट में क्या क्या रहेगा, अ स्पेसिफिक आर्गुमेंट टू द इफेक्ट दैट द सूट इज फाइल्ड अंडर दिस ऑर्डर। भी उसके ऊपर आप मेंशन करोगे ना कि आप समरी प्रोसीजर के लिए समरी सूट लेकर आ रहे हो। That no relief which does not fall within the ambit of this rule has been claimed in the plaint. The following inscription immediately below the number of the suit in the title of suit, namely, देखिए आपके प्लेंट के ऊपर टाइटल ऑफ सूट के नीचे ये लिखा जाएगा कि अंडर ऑर्डर 37 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये यहाँ पे आपका जो सूट नंबर है उसके नीचे लिखा जाएगा, जिससे कि जज को पता लग जाएगा कि इसमें क्या होना है। तो ये आपके रूल 2 में जो प्लेंट में क्या क्या रहेगा, प्लेंट सबमिट करने से आपका सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा। सब रूल 2 कहता है कि द समन ऑफ द सूट शैल बी इन फॉर्म नंबर 4। ये एक क्वेश्चन हो सकता है प्री एग्जाम का कि जो फॉर्म नंबर 4 है, फॉर्म नंबर 4 ऑफ अपेंडिक्स बी, ये आपका समन उसको जाएंगे, किसको, डिफेंडेंट को जाएंगे कि भाई आपके खिलाफ एक समरी सूट आ गया है। और कोई दूसरा फॉर्म भी हो सकता है अगर टाइम टू टाइम कोई अगर हाई कोर्ट ने या किसी भी उसने प्रिस्क्राइब कर रखा है तो। सब रूल 3 कहता है कि द डिफेंडेंट शैल नॉट डिफेंड द सूट रेफर्ड इन सब सेक्शन 1। भाई वो कब तक डिफेंड नहीं कर सकता, जब तक कि वो पर्सनली अपीयर नहीं होता है। इन डिफॉल्टिंग ऑफ हिज एंटरिंग एंड अपीयरेंस द एलिगेशन इन द प्लेंट शैल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड। अगर वो नहीं आएगा तो क्या होगा, एक तरह से एक्स पार्टी टाइप हो जाएगा, भैया आप आए नहीं तो जो प्लेंट में आपको ऊपर एलिगेशन लगे उन्हें कोर्ट न्यायालय उनको सच मान लेगा और उसके खिलाफ, आपके खिलाफ जो है डिग्री दे देगा। और प्लेंटिफ वहां पे क्या होगा, इंटाइटल हो जाएगा टू ए डिक्री फॉर एनी सम नॉट एट द एक्सीडिंग द सम इन द समन्स। जो सम्मन्स में आपने बताया है कि आपने सम्मन में उसको भेजा कि आपके ऊपर 3 लाख रुपए के लिए केस हुआ है, आप आ जाओ, आप नहीं आए तो कोर्ट क्या करेगा, 3 लाख के लिए डिग्री दे देगा। जो सम्मन में अमाउंट दिया गया उसको एक्सीड नहीं करेगा कोर्ट यहाँ पे, साथ में उसको इंटरेस्ट भी देगा जो कि स्पेसिफाइड है। वैसे आप कहाँ बात करते हैं इंटरेस्ट की, आपका सेक्शन 34 बात करता है
कितना होना चाहिए, 6% होना चाहिए। और अगर कोई कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है जहाँ पे नहीं डिफाइन है तो जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनका होना चाहिए। और कॉन्ट्रेक्चुअल अगर है कोई तो कॉन्ट्रेक्चुअल को देखेगा पहले कि कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया दोनों पार्टी ने। बीच बीच में इन चीज़ों को भी रिवाइज करते हुए चलिए, जब भी जैसे इंटरेस्ट की बात आ जाती है, कोई ऐसी चीज़ आती है जो किसी दूसरे सेक्शन से रिलेटेड है, तो वहीं पे अपना पॉज कीजिए, उस डायरेक्ट में जाइए, हाईलाइट कीजिए, चीज़ों को रिफ्रेश कीजिए, दोबारा से रिमाइंड कीजिए, इससे आपको जो है चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। ये 6% वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। इफ अप टू द डेट ऑफ द डिक्री, कहाँ तक मिलेगा, डेट ऑफ डिक्री तक उसके इंटरेस्ट को वो डिक्लेयर कर देगा। एंड सच सम फॉर कॉस्ट एज मे बी डिटरमाइंड बाय द हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसा कॉस्ट अगर हाई कोर्ट टाइम टू टाइम बताता रहता है, अपने रूल्स बनाता है सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए, उसमें उसने कुछ बताया है, और डिक्री भी क्या होगी उस हिसाब से एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी कि जैसे फॉर्म नंबर 4 का सम्मन पहुंचा, उसके बाद डिफेंडेंट को वहां पे आना था, पर वो नहीं आया। नहीं आया तो न्यायालय ने जो प्लेंट में एलिगेशन लगे थे उनको सच मान लिया और उसके खिलाफ डिक्री दे दी। और डिक्री कितने अमाउंट की रहेगी, जो अमाउंट प्लेंट में बताया गया है उसको एक्सीड नहीं करेगी। और उसके साथ में अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट भी दिलाएगी, और अगर कोई कॉस्ट है जो न्यायालय ने सेटअप किए हैं हाई कोर्ट ने, वो कॉस्ट भी दिलाएगी और डिक्री को एग्जीक्यूट करा देगी। अभी देखिए रूल 3 क्या बात करेगा यहाँ पे। जो रूल 3 है ये कहता है कि जो मोड ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन है वो क्या रहेगा। और भाई आपने तो कह दिया कि भाई डिफेंडेंट जो है वो डिफेंस ही नहीं कर सकता, अपना डिफेंड कर नहीं सकता खुद को, तो उसको डिफेंस के लिए परमिशन कैसे मिलेगा कोर्ट से, ये हम रूल 3 में देखेंगे। नियम 3 बात करता है प्रोसीजर फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट की, यानी कि भाई किस तरह से वो आएगा, कैसे उसको समझ जाएंगे, और कैसे वो आपका कोर्ट को बोलेगा कि मुझे भी डिफेंस की परमिशन दो आप। उसको जैसे ही समन मिलते हैं उसको 10 डेज का टाइम मिलता है। 10 डेज में वो एक एफिडेविट देता है कोर्ट में और बोलता है कि सर मेरे लिए ये मेरे फैक्ट्स हैं और मुझे डिफेंस का मौका मिलना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स कोर्ट अपना डिस्क्रिप्शन पावर यूज करेगा और उसको परमिशन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। देखिए बेयर एक्ट यहाँ पे क्या कहता है कि रूल 3 का सब रूल 1, इन अ सूट टू विच दिस ऑर्डर अप्लाइज, कोई भी ऐसा मुकदमा जिस पे ये ऑर्डर अप्लाई होता है, यानी कि जो समरी प्रोसीजर है, प्लेंटिफ सेल टुगेदर विद दिस समन अंडर रूल 2, हमने रूल 2 में बात की, कौन से फॉर्म की थी, फॉर्म नंबर कौन सा था हमारा, 4 था, फॉर्म नंबर 4 अपेंडिक्स बी का। सर्व ऑन द डिफेंडेंट अ कॉपी ऑफ द प्लेंट अनेक्स देयर टू, एंड द डिफेंडेंट मे एट एनी टाइम विद इन, ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, विद इन 10 डेज, कितने दिन में, 10 दिन के, ऑफ सच सर्विस, जैसे उसको इस रूल 2 में आपने समन भेजा फॉर्म नंबर 4 पे, उसके 10 दिन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको प्लीज आप नोट कर लें। इंटर एंड अपीयरेंस आइदर इन पर्सन, या तो खुद आएगा या अपने प्लीडर के द्वारा कोर्ट में प्रेजेंट हो जाएगा। इन आइदर केस ही शैल फाइल इन कोर्ट एन एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस ऑन हिम, और वो एक अपना एड्रेस वहां पे कोर्ट में देगा कि जी अगर कल को आप कोई भी फैसला लेते हो तो ये मेरे जो नोटिस भेजने के लिए मेरा एड्रेस, जजमेंट से पहले भी तो उसको नोटिस जाएगा ना, वो होगा। दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि अनलेस अदरवाइज ऑर्डर्ड ऑल समन्स नोटिस एंड अदर जुडिशियल प्रोसेस required to be served on defendant shall be deemed to have been duly served on him if they are left at the address given by him for such service। और जो उसने एड्रेस दे दिया रूल 1 में, उस एड्रेस के ऊपर उसकी जो भी आपके सम्मन होंगे, नोटिस होंगे, या कोई भी जुडिशियल प्रोसेस अगर वहां पे होती है तो उसको ऐसे ही सर्व माना जाएगा, मान लो उसको दे दी गई है, उनकी सर्विस को माना जाएगा अगर वो उसके एड्रेस पे छोड़ दी गई है। सब रूल 3 कहता है, रूल 3 का कि ऑन द डे इंटरिंग द अपीयरेंस, नोटिस ऑफ सच अपीयरेंस शैल बी गिवन बाय डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ्स प्लीडर, जिस दिन वो अपीयर होगा वो अपना, जो डिफेंडेंट है आपका, इस चीज को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको इसका लैंग्वेज। देखिए जिस दिन अपीयरेंस होगा, किसका अपीयरेंस होगा भाई, डिफेंडेंट का, तो डिफेंडेंट क्या करेगा, प्लेंटिफ को एक नोटिस भेजेगा, किसको, प्लेंटिफ के प्लीडर को भेजेगा, या फिर प्लेंटिफ को खुद, टू द प्लेंटिफ हिमसेल्फ, या तो प्लेंटिफ के प्लीडर को, या फिर ऐसे व्यक्ति को जिसने प्लेंटिफ के बिहाफ पे फाइल किया है, या टू द प्लेंटिफ हिमसेल्फ,
either by notice delivered at or sent by a prepaid letter directed to the address of the plaintiff's pleader और of the plaintiff as the case may be। यानी कि प्लेंटिफ के प्लीडर को, प्लेंटिफ के जो वकील होगा वादी का, उसको या फिर खुद वादी को एक नोटिस भेजेगा कि भाई मैं इस दिन अपीयर हो रहा हूं। एंड अगर डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है, प्लेंटिफ shall thereafter serve on a defendant a summon for judgment इन फॉर्म 4A। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वहां पे हमने फॉर्म 4 में भेजा था कि भाई आपके खिलाफ मुकदमा हो गया है, आप आ जाइए। फॉर्म 4A में क्या है कि प्लेंटिफ जब आ जाता है, ये कि यहाँ ध्यान की होगी, जब डिफेंडेंट इंटर इन अपीयरेंस, जब डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है उसके बाद फिर प्रात क्या करेगा, प्लेंटिफ दोबारा से उसको एक सम्मन भेजेगा कि भाई जजमेंट होने वाली है, जजमेंट के लिए नोटिस है, सम्मन आपके पास। और वो कौन से फॉर्म पे जाएगा, फॉर्म नंबर 4A अपेंडिक्स बी में दे रखा है। और एनी कोई सच फॉर्म जो प्रिस्क्राइब है फ्रॉम टाइम टू टाइम। रिटर्नेबल नॉट लेस देन 10 डेज, यहाँ भी उसको 10 दिन का टाइम मिलेगा। देखिए इसमें ये बिल्कुल कॉमन है, दोनों में 10-10 दिन मिलता है उसको अपियर होने के लिए भी और जजमेंट के नोटिस के लिए भी। फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट वेरीफाइंग द कॉज ऑफ एक्शन। यहाँ क्या है, प्लेंटिफ प्लेंटिफ जो है एक एफिडेविट भेजेगा, इसमें वेरीफाई क्या करेगा, कॉज ऑफ एक्शन बताएगा कि क्या कॉज ऑफ एक्शन है, और वो अपना अमाउंट भी उसमें बताया कितना अमाउंट क्लेम किया है उसने, और यहीं पे वो कह देगा कि मेरे हिसाब से जी कोई डिफेंस नहीं बचता इसमें। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, सब रूल 5 यहाँ क्या कहेगा कि द डिफेंडेंट मे एट एनी टाइम विद इन 10 डेज, यहाँ भी नोट कीजिए 10 डेज है, कब से, फ्रॉम द सर्विस ऑफ सच सम्मन ऑफ जजमेंट। पहला था सम्मन ऑफ अपीयरेंस, ये सम्मन फॉर जजमेंट है, बाई एफिडेविट और अदरवाइज डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट एज मे बी डीम सफिशिएंट। अब डिफेंडेंट एक एफिडेविट देगा, यहाँ पे क्या कहेगा वो कि साहब मैं इंटाइटल हूं डिफेंड करने के लिए, ठीक है, और मुझे डिफेंस करने का मौका मिलना चाहिए। एंड लीव टू डिफेंड मे बी ग्रांटेड टू हिम अनकंडीशनली, और कोर्ट जो है यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन पावर यूज करेगा और अनकंडीशनली उसको डिफेंस करने को ग्रांट दे देगा कि भाई ठीक है आप डिफेंस करो। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि भाई ये सही नहीं है तो नहीं भी देगा, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा। अपॉन द सच टर्म्स एज मे अपीयर टू द कोर्ट और जज टू बी जस्ट, जैसा न्यायालय को उचित लगेगा। ये टोटल ही जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको देंगे या नहीं देंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, 10 डेज है, यहाँ भी सभी में 10 डेज है, कॉमन याद रखिए, इसमें 2 बार समन जाते हैं। एक बार समन जाता है आपका अपीयरेंस के लिए, दूसरी बार समन फॉर जजमेंट जाता है। यह प्रोवाइजो दे दिया इसने कि दैट लीव टू डिफेंड शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड, भाई रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। देखो उसके पास राइट नहीं है समरी प्रोसीजर में, लेकिन कोर्ट उसको रिफ्यूज नहीं करेगा अनलेस कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट फैक्ट डिस्क्लोज बाय डिफेंडेंट डू नॉट इंडिकेट that he has a substantial defense to raise or that the defense intended to be put up by the defendant is frivolous or vexatious। भाई ये कह रहा है कि देखो ये तो नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है कि जब तक कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई इसके जो फैक्ट दिए उनमें कोई दम नहीं है, उनमें कोई ऐसा है ही नहीं कि आप उसको परमिशन दो डिफेंस करने की, जो एफिडेविट दिया था उसने सब रूल 5 में उसके हिसाब से कोर्ट को नहीं लगा, या वो जो कह रहा है क्लेम कर रहा है डिफेंडेंट कि मुझे डिफेंस की परमिशन दो आप, तो वो जो क्लेम कर रहा है वो जो फैक्ट हैं जिनके बेस पे वो क्लेम कर रहा है वो वैक्सियस हैं, फेक है सारे, वो तो कोर्ट वहां पे उसको मना कर देगा, अदरवाइज उसको मना नहीं करेगा अगर फैक्ट सही है तो। दूसरा प्रोवाइजो भी है इसने दिया है कि जहां पे कोई पार्ट ऑफ अमाउंट है, मान लीजिए किसी ने, ये थोड़ा सा आप इस प्रोवाइजो को प्लीज अंडरलाइन कर लें अपने बेर एक्ट में, इस प्रोवाइजो में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान दें कि देखिए जो अमाउंट क्लेम किया गया था, ये आपने पहले सम्मन भेजा उसमें ही बताया, जब सम्मन फॉर जजमेंट गया तो वहां प्लेंटिफ ने भी अपने एफिडेविट में बताया कि क्या अमाउंट है, और डिफेंडेंट क्या करता है कि जो प्लेंटिफ ने अमाउंट किया वो उसमें से कुछ पार्ट को एडमिट कर लेता है। मान लीजिए कि भाई कहीं पे 5 लाख रुपए की बात हुई, थोड़ा सा ड्राइंग सही नहीं बन पाती है इसे पीपीटी में, कोई बात नहीं, और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं जनाब मेरे को तो इसके 3 लाख रुपए तो देने हैं, 5 नहीं देने हैं, यानी कि उसने पार्ट अमाउंट को एडमिट कर लिया। ठीक है, ये 3 लाख हो गया ना, गुड।
तो 3 लाख को एडमिट कर लिया। तो यहाँ उसने क्या किया, एक उसने पार्ट ऑफ द क्लेम एडमिट कर लिया। और जब पार्ट ऑफ क्लेम एडमिट कर लेगा समरी प्रोसीजर में, तो केस आगे तब बढ़ेगा, तब उसकी बात सुनी जाएगी डिफेंडेंट की, जब तक कि वो अपना जो अमाउंट है जो उसने एडमिट किया उसको कोर्ट में जमा नहीं करा देता। समझ रहे इस चीज को, कि जब तक जो पार्ट ऑफ द अमाउंट है जिसको एडमिट कर लिया, भाई आप जो पैसे एडमिट कर रहे हो, जो ड्यू आप एडमिट करो, उसको कोर्ट में जमा कराओ, तभी हम आपको डिफेंस की परमिशन ग्रांट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है। सब रूल 6 क्या कहता है, एट द हियरिंग ऑफ सच समन्स फॉर जजमेंट, if the defendant has not applied for leave to defend, or if the application has been made or and is refused, the plaintiff shall be entitled to the judgment forthwith। आपने जजमेंट के लिए सम्मन भेजा था 5 में, 4 और 5 में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब डिफेंडेंट ने भाई डिफेंस के लिए कोई मांगा ही नहीं, डिमांड ही नहीं मांगी, डिफेंस के लिए बोला ही नहीं कि मुझे डिफेंस चाहिए, फिर उसने क्या बोला कि एप्लीकेशन तो दी थी फॉर द लीव ऑफ द डिफेंस, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। भाई या तो आपने एप्लीकेशन दिया ही नहीं, आपने अप्लाई ही नहीं किया डिफेंस के लिए, या आपने एप्लीकेशन तो दी लेकिन कोर्ट ने क्या किया, उसे रिफ्यूज कर दिया। तो जो प्लेंटिफ होगा वहां पे वो इंटाइटल हो जाएगा जजमेंट के लिए, उसके फेवर में जजमेंट आ जाएगा। एंड डिफेंडेंट को अगर परमिट कर दिया गया है डिफेंस करने के लिए, ठीक है, एज टू दी होल और एनी पार्ट ऑफ क्लेम, हमने पार्ट ऑफ क्लेम में बात की थी कि जिसको वो एडमिट करेगा उसके लिए उसको उतना अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो कोर्ट क्या करेगा उस वहां पे, जो कोर्ट है और जज साहब जो बैठे हैं, ही मे डायरेक्ट हिम टू गिव सच सिक्योरिटी एंड विद इन सच टाइम एज मे बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट, कि ठीक है भाई हम आपको डिफेंस करने के लिए अलाउ कर देंगे, आप लेकिन इतना सिक्योरिटी जो है कोर्ट में जमा करा दो। और पर्टिकुलर टाइम दे देगा, फिक्स इतने टाइम में, कहा तो टाइम फिक्स करेगा कोर्ट कुछ। और ऑन द फेलियर टू गिव सच सिक्योरिटी विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय कोर्ट और द जज, or to carry out such other direction as may be given by the court or the judge, the plaintiff shall be entitled to the judgment forthwith। अब मान लीजिए कोर्ट में ने बोला था उसको सिक्योरिटी जमा करा दो और वो फेल हो जाता, वो सिक्योरिटी जमा नहीं करा पाता, या उसको जो भी डायरेक्शन दी थी कोर्ट ने वो उनको पूरा नहीं करता, तो इस केस में भी आपका जो प्लेंटिफ है वो जजमेंट के लिए, वो देखिए जजमेंट के लिए यहाँ पे था कि अगर भाई अप्लाई ही नहीं किया, उसको डिफेंस का मौका ही नहीं दिया तो मिल जाएगा। भाई मौका तो दिया उसको, लेकिन उसको बोला गया कि सिक्योरिटी जमा करा दो विद इन टाइम, 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन जो भी टाइम दिया गया, और उसने उस स्पेसिफाइड टाइम में सिक्योरिटी जमा नहीं कराई, तो भी प्लेंटिफ को यहाँ पे जजमेंट मिल जाएगा। सब रूल 7 कहता है कि द कोर्ट और जज मे फॉर सफिशिएंट काज शोन बाय द डिफेंडेंट एक्सक्यूज द डिले ऑफ डिफेंडेंट इन एंटरिंग एन अपीयरेंस। देखिए ये मैक्सिमम आप देखते हैं सिविल केसेस में होता है कि जब एक टाइम लिमिट फ्रेम किया गया है सो दैट कि भाई जो लिटिगेशन है वो बहुत लंबे ना जाए, जो वाद हैं आपके वो जल्दी जल्दी निपटारा हो पाए न्यायालय में उनका, लेकिन अगर कभी डिले हो भी जाता है और वहाँ पे सफिशिएंट कॉज लगता है कोर्ट को, तो उसकी वजह से उसको जस्टिस देने से मना नहीं किया जा सकता। तो उसको कोर्ट और जज जो है वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ठीक है आपको हमने डिफेंस करने की परमिशन दे दी, अगर फिर भी उसके फैक्ट सही हैं तो रूल 2 और 3 में आपने देखा कि समरी सूट का प्रोसीजर क्या रहेगा। रूल 2 ने आपको बताया कि भाई सम्मन कैसे जाएंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बाद। रूल 3 ने आपको बताया कि जजमेंट किस तरह से आएगी, किस तरह से आपने डिफेंडेंट को डिफेंड करने की परमिशन मिलेगी कोर्ट से, ये सब बातें आपने देखी। अभी देखिए रूल 4 बात करेगा कि जब डिक्री आ जाती है तो क्या होगा, यानी कि डिक्री अगर गलत आ गई तो कोर्ट की पावर है कि वो उसको सेट असाइड कर सकता है। आफ्टर डिक्री द कोर्ट में अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, देखिए कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जिनमें कोर्ट को ऐसा लगता है कि मुझे डिक्री को सेट असाइड कर देना चाहिए, तो वहां डिक्री को सेट असाइड कर देगा, डिक्री को खारिज कर देगा। और अगर उसे जरूरी लगता है तो वो जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस उसका शुरू हो गया है उस पर भी स्टे लगा देगा, उस पर सेट असाइड कर देगा, और यहाँ पे वो डिफेंडेंट को परमिशन दे देगा और सम्मन भेजेगा कि आप अपीयर होइए और अपने सूट को डिफेंड कीजिए। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है फॉर द आई ऑफ द जस्टिस, यानी कि न्याय की हार नहीं होनी चाहिए, उसको जस्टिस मिलना चाहिए, जस्टिस किसी से भी छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल देखना है, कोर्ट का काम है न्याय देना, जस्टिस देना।
तो अगर ऐसा हालात में कोर्ट को लगता है, कोर्ट थिंक्स फिट, तो वो ऐसा कर सकेगा। अभी रूल 5 बात करेगा कि जो बिल एटसेट्रा हैं जिनके ऊपर आप मुकदमा लेकर आए हैं, भाई आप किस पे लेकर आए हैं, आप प्रोमिसरी नोट्स पे लेके आए हैं, आप बिल्स पे लेके आए हैं, आप हुंडीज पे लेकर आए हैं, तो ऐसा जिन पे लाए वो कोर्ट के किसी अफसर के पास जमा करा दो भाई। और प्लेंटिफ जब तक वो सिक्योरिटी फॉर द कोस्ट जमा नहीं कराएगा कोर्ट में, तब तक वो फर्दर प्रोसीडिंग पे स्टे लगा देगा कोर्ट। रूल 5 आपका इतनी ही बात कह रहा है। रूल 6, नियम 6 आपका बात करता है रिकवरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ नोटिंग एक्सेप्टेंस एंड ऑफ डिसऑनर्ड बिल और नोट। देखिए कुछ डिसऑनर्ड बिल हैं जहाँ पे आपका डिसऑनर्ड हो गया है, तो वहां पे क्या होगा, द होल्डर ऑफ एवरी डिसऑनर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट shall have the same remedies for the recovery of expenses incurred in noting the same for non acceptance और non payment। देखिए जो होल्डर है जिसका डिसऑनर्ड बिल और एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के लिए, उसके पास भी वही रेमेडीज होंगी जो कि रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस में भाई उसने नोटिंग ऑफ द सेम एंड नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट में हुई। अदरवाइज बाय रीजन ऑफ सच डिसऑनर एज ही अंडर दिस ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट ऑफ सच बिल और नोट, उसके ऊपर भी सारी रेमेडी जैसे ही लगेंगी जैसे कि नॉर्मल अमाउंट की रिकवरी में लगती है। रूल 7 कहता है प्रोसीजर इन दी सूट। भाई देखिए स्टार्टिंग में इसका इंस्टीट्यूशन अलग है, सम्मन अलग तरीके से जाते हैं। टाइम जैसे नॉर्मल ऑर्डनरी सूट में क्या होता है कि आपको टाइम मिलता है 90 से पहले 30 डेज का मिलता है रिटर्न स्टेटमेंट के लिए ऑर्डर 5 में डिफेंडेंट को, उसके बाद 90 डेज का। तो यहाँ पे क्या है कि वो 10 डेज है। ये एक डिफरेंस है ऑर्डनरी सूट में और यहाँ पे। ऑर्डनरी सूट में जो प्लेंट होता है उस पर नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है कि इट इज अंडर दी ऑर्डर 37। बाकी जो आगे का प्रोसीजर रहेगा वो सब कुछ सेम रहेगा ऑर्डनरी सूट की तरह। रूल 7 इतनी सी बात करता है। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं एक बात कहता हूँ कि अपील की बात आती है कि मान लीजिए किसी ने अपील किया कि भाई मुझे डिफेंस करने की परमिशन नहीं दी गई, तो कोई भी अपील लाई नहीं करती है इस ऑर्डर पे जहां पे कोर्ट रिफ्यूज कर देता है डिफेंड करने के लिए। हाँ, लेकिन जब डिक्री आ जाती है सूट में तो वो डिक्री अपीलेबल है। मान लीजिए समरी सूट में गए, डिफेंडेंट को मना कर दिया गया, इन चीजों को नोट कर लें प्लीज आप, हो सकता है आपके बेर एक्ट में ना हो। डिफेंडेंट को अगर मना कर दिया गया है कि आपको हम डिफेंस की परमिशन नहीं देते हैं, तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में वो अपील नहीं कर सकता। लेकिन जब डिक्री दे देगा कोर्ट प्लेंटिफ के फेवर में दे देगा, भी ऑब्वियसली उसको नहीं दिया परमिशन, तो वो डिक्री अपीलेबल है और डिक्री के खिलाफ अपीलेट कोर्ट में डिफेंडेंट अपील कर सकता है। ये अपील की बात होगी। अब मैं कुछ केस लॉ यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। एक था अंबालाल पुरुषोत्तम वर्सेस जवाहर पुरुषोत्तम, 1953 का ये केस था। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था कि देखिए, इस केस में न्यायालय ने कहा था कि कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है कि भाई देखिए ये समरी प्रोसीजर क्यों लाया गया, सो दैट कि जो डिफेंडेंट है वो बिना बात का जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है उसमें, वो डिफेंस लाएगा, विटनेस लाएगा, 10 तरह की चीजें लाएगा, तो इससे लिटिगेशन बहुत डिले हो जाता है। और इसकी वजह से क्या है कि जो एक्सपीडिशियस डिस्पोजल होना चाहिए सूट्स का वो नहीं हो पाता है, इसीलिए समरी प्रोसीजर आया है यहाँ पे। दूसरा मुकदमा है संतोष कुमार वर्सेस बाईमूल सिंह। संतोष कुमार वर्सेस बाईमूल सिंह में कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि देखिए कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस में अगर बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा तो ये उनके बिजनेस पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसीलिए उनका बहुत ही स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। इसीलिए जो स्पीडी डिसीजन है वो डिजायरेबल है इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स। ये बात इस केस में की गई थी। नेक्स्ट केस है यहाँ पे मैकेनिक इंजीनियर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स वर्सेस बेसिक इक्विपमेंट एंड कॉर्पोरेशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाई देखिए कोर्ट में जैसे डिस्क्रिप्शन की बात तो हमने कर ली समरी सूट में कि किसी को मना नहीं करना, डिफेंस की परमिशन नहीं देनी है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो परमिशन देनी वो अनकंडीशनली देनी है, उस पर कोई कंडीशन लगा के उसको परमिशन नहीं देना है। द परमिशन ग्रांटेड टू डिफेंड टू द डिफेंडेंट मस्ट बी अनकंडीशनली। तो ये तीन इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। अगर आप इन केस लॉज की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और आपको टॉपिक्स और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमने आज किया है समरी प्रोसीजर इन अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 37। 7 रूल हैं, ज़्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें।
और साथ ही में कमेंट करके बताएं, जैसे कुछ कमेंट आए हैं कि अभी एविडेंस के ऊपर है, तो हम एविडेंस पर भी एक सीरीज बनाना शुरू कर दिया है हमने। तो एम के लीगल शिक्षा के साथ जुड़े रहिए, और एक साथ ही हम सीरीज आईपीसी की भी लेकर आ रहे हैं, जिससे आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स में बहुत बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।